नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो की फ़िलोसफी के साथ साथ प्लेटो की पॉलिटिकल फ़िलोसफी को हमने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और उसके साथ साथ हमने प्री सोक्रेटिक फ़िलोसफी अर्थात सुकरात से पहले राजनीतिक दर्शन की शुरुआत कैसे हुई उसको समझा था। बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफी हमने उसमें समराइज्ड ब्रीफली बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बताया था। पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की शुरुआत कैसे हुई हमने बड़े ही संक्षिप्त रूप में उस पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, सुकरात कौन था, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की शुरुआत कैसे हुई और हम प्लेटो ने अपना जो राजनीतिक दर्शन है उसका निर्माण किस प्रकार किया। ये सभी बातें आज के इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप किसी भी विषय से संबंधित हैं, पॉलिटिकल साइंस के अलावा किसी भी विषय से, चाहे आप हिस्ट्री से संबंधित हैं, चाहे आप फिलोसफी से संबंधित हैं, चाहे आप एथिक्स से संबंधित हैं, चाहे सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, आप किसी भी विषय के आप पाठक हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपकी लाइफ में भी ये वीडियो प्रभाव डालेगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक सुकरात के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा गया सोक्रेटिस के द्वारा। उस कथन से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सुकरात ने लगभग 2500 साल पहले ये लाइन तब कही जब एथेंस की ज्यूरी के द्वारा, लोकतंत्रवादियों के द्वारा सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया। डेथ की सज़ा, डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस या मृत्यु की सज़ा दी गई। तब सुकरात के द्वारा ये कोटेशन मृत्यु के समय बोला गया, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग सोक्रेटिज। बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। अर्थात सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने यह कहा कि अपरिचित जीवन जीवन जीने योग्य नहीं है। जिस जीवन को हम जानते नहीं हैं, जिस जीवन को हम परीक्षित नहीं करते हैं, जिस जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते, उस जीवन को जीना बड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सुकरात ने कौन सी सिचुएशन में, कौन से सर्कमस्टांसेज में, कौन सी कंडीशन में ये कोटेशन बोला, इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये कोटेशन समझ में आ जाएगा कि सुकरात ने ऐसा क्यों कहा। हम शुरुआत करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उन सभी बातों की हम शुरुआत करते हैं। हम बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की इस वीडियो में बात करेंगे। ये कथन बड़ा महत्वपूर्ण है सुकरात का, ये ध्यान में रखो आप। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़। हम शुरुआत करेंगे बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। कौन कौन सी बातों पर हम चर्चा करेंगे? बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की शुरुआत किस प्रकार हुई, कौन कौन प्री सोक्रेटिक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए। अगला बिंदु हमारा रहेगा इस वीडियो में, हु वर प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स। हु वर हु वर प्री सोक्रेटिक फिलोसफर। हु वर सोफिस्ट। हु वर सोफिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, वाई सोक्रेटिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। वाई सोक्रेटिस इज कॉल्ड द
वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की शुरुआत। हु वर प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर कौन थे, सुकरात से पहले के जो दार्शनिक थे वो कौन थे। हु वर सोफिस्ट, सोफिस्ट के बारे में जानेंगे, सोफिस्ट कौन थे। वाई सोक्रेटिस इज कॉल्ड द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, कॉल्ड द फाउंडिंग फादर, फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। सुकरात को पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का संस्थापक पिता क्यों कहा जाता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की शुरुआत कैसे हुई इसको हम डिटेल से समझेंगे। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें, आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की कंप्लीट क्लैरिटी आज की इस वीडियो में मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यूट्यूब पर हमारे द्वारा जो चैनल शुरू किया गया है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभदायक है, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। और ज़्यादातर वो विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम की जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती, बिल्ड नहीं कर पाते कंसेप्ट, उनके लिए ये हमारा चैनल बड़ा फ़ायदेमंद, लाभदायक, वरदान साबित होगा। इससे जुड़े रहिए। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल की तो हमारा जो चैनल है उसका नाम है रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये यूट्यूब पर चैनल है हमारा। और भी हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं वो आप टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ऑफिशियल चैनल है हमारा, ऑफिशियल इसी नाम से। और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, ये टेलीग्राम भी यही है, टेलीग्राम इसी नाम से है, आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पर हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए हैं पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पर, उन सभी का जो सभी के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। हमारे द्वारा एक व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया जाएगा। और भी आपको जानकारी चाहिए हमारे ऑनलाइन डिजिटल चैनल के बारे में, यूट्यूब के बारे में, टेलीग्राम के बारे में और ऑफिशियल जो भी है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो। ओनली आप इस पर मैसेज कर सकते हो, इसके और इसके मध्य 8 बजे से 8 AM टू 8 PM इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप मैसेज। ओनली व्हाट्सअप मैसेज। आपको सारे लिंक जितने भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए गए उनके सभी के लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है जो बनाया गया है उसका लिंक आपको इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको भेज दिया जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक पर, दोबारा आते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, बताया था कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है। मनुष्य में एक एडवांस क्वालिटी होती है। पहली एक जो ह्यूमन बीइंग में जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी क्या है, एक क्वालिटी का नाम है ह्यूमन बीइंग में विवेक होता है। विवेक का प्रयोग ह्यूमन बीइंग कर सकता है, सोच सकता है, गुड बैड के बारे में जानता है, अपने हित और अहित, सुख दुख, अच्छा बुरा सब जानता है ह्यूमन बीइंग। वो रीजन का प्रयोग करके अपनी
लाइफ को बेहतर बना सकता है, साइंस का प्रयोग करके अपनी लाइफ को बहुत ही प्रोस्परस बना सकता है। दूसरी बात है, ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज का प्रयोग करता है, लैंग्वेज। उसके पास भाषा कौशल होता है। क्या होता है? भाषा कौशल। भाषा कौशल के माध्यम से वो संवाद संवाद डायलॉग कर सकता है, डायलॉग। हमें हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, हमारा मैसेज दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं। ये दो बातें हमें एनिमल्स से अलग करती है। अगर इन दोनों बातों को कंबाइंड करें तो ह्यूमन बीइंग में एक क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग में एक क्वालिटी है। उस क्वालिटी का नाम है थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है? ह्यूमन बीइंग मनुष्य, ह्यूमन बीइंग का मतलब यहाँ मनुष्य है, मनुष्य या व्यक्ति। व्यक्ति कैन थिंक, सोच सकता हो, कैन थिंक। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसफी में भी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की बिगनिंग की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में जितने भी दार्शनिक हुए, जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं, उन सभी ने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ प्रश्न किए। उन्होंने जो देखा कि इस दुनिया में बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये दुनिया चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, पतझड़ आती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, पेड़ों के नए पत्ते आते हैं, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो ये जलवायु परिवर्तन है, जो ये ऋतु परिवर्तन है, ये क्यों हो रहा है? तो इस प्रकार की ये जो क्वालिटी है, ये ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग हमेशा साइंस का प्रयोग करता है। जिस प्रकार न्यूटन ने भी शुरुआत में पेड़ से सेब गिरते हुए देखी, तब उसने क्वेश्चन किया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, न्यूटन ने। तो इस प्रकार शुरुआत में मनुष्य ने भी थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग से शुरुआत की। थिंकिंग एक क्वालिटी है, थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। सोच सकता है और प्रश्न कर सकता है मनुष्य। मनुष्य ने शुरुआत कौन से प्रश्नों से की? हम यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की शुरुआत कैसे होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको यहीं पर ये सोचना है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जिनके बारे में मनुष्य ने शुरुआत की? वाई स्काई इज ब्लू, पहला प्रश्न। वाई स्काई इज ब्लू। आसमान का रंग नीला क्यों है? पिछले वीडियो में भी हमने इस प्रश्न पर चर्चा की थी, हम दोबारा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों है। हम एक सर्किल बना लेते हैं। कि आसमान का रंग स्काई ब्लू क्यों है, नीला क्यों है? स्काई ब्लू। तो इस क्वेश्चन का हम दो प्रकार से आंसर दे सकते हैं। पहला आंसर हमारा होगा मिथ और नैरेटिव के आधार पर। मिथ और नैरेटिव। हम एक झूठी कहानी बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, स्टोरी के आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों है, कि गॉड के सामने विभिन्न कलर थे, ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड। तो गॉड को एक कलर चूज करना था आसमान के रंग के लिए, और गॉड ने ब्लू कलर चूज किया, और आसमान यानी यानी ब्लू पेंट कर दिया गॉड ने। कैसा पेंट कर दिया? ब्लू पेंट गॉड ने कर दिया। ये थिंक कर रहा मनुष्य, और फिर ये प्रश्न भी कर रहा है, और फिर ये आंसर भी दे रहा है मनुष्य। मनुष्य थिंक कर रहा है, और थिंक करते करते मनुष्य
क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करके मनुष्य आंसर भी दे रहा है। तो आंसर दो तरीके से दे सकते हैं हम। दूसरा जो तरीका है, इसी प्रश्न का जो उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, रीजन के आधार पर। रीजन यानी साइंस, विवेक का प्रयोग करके हम रीजन, साइंस या लॉजिक का प्रयोग करके इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। और भी कौन कौन से क्वेश्चन थे जो लोगों के उस समय सामने आए, वो मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट यूनिवर्स ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, एक क्वेश्चन इनके सामने आया। दूसरा प्रश्न, व्हाट यूनिवर्स, अभी मैं हिंदी में अनुवाद करके बता दूंगा। व्हाट यूनिवर्स ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, एक क्वेश्चन तो ये आया। अगला क्वेश्चन जो सामने आया वो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स। वाई स्काई इज ब्लू, व्हाट यूनिवर्स ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारी जो अर्थ है, वो किससे बनी है, कौन से पदार्थों से मिलकर बनी है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ह्यूमन बींग की उत्पत्ति कैसे हुई। हम दो तरीकों से इन सभी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, दो तरीकों से। वो दो तरीके कौन से हो सकते हैं, इन दो तरीकों से हम इन सभी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैन बी आंसर्ड इन टू वेज, दो तरीके, कैन बी आंसर्ड टू वेज, दो रास्ते हमारे पास इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना। कहने का मतलब है कि पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की शुरुआत कैसे हुई, कुछ दार्शनिक आए, कुछ लोग आए और उन्होंने शुरू में सोचा, फिर प्रश्न किया कि आसमान का रंग नीला क्यों है, पृथ्वी किससे बनी है, अंतरिक्ष किससे बना है, ब्रह्मांड किससे बना है, कौन से पदार्थों से मिलकर के ब्रह्मांड बना है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इन सभी प्रश्नों का हम दो प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। पहला, हम मिथ और नैरेटिव के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं, स्टोरी बना करके। पहला जो तरीका होगा वो तरीका ये होगा कि हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं नैरेटिव्स। अभी समझाता हूँ नैरेटिव क्या होता है। नैरेटिव, ये जो नैरेटिव है, ये मेटा नैरेटिव, डोमिनेंट नैरेटिव, बिग स्टोरीज, ये हमने एक वीडियो बनाया पोस्ट मॉडर्निज्म। उस पोस्ट मॉडर्निज्म के वीडियो में मेटा नैरेटिव की चर्चा हमने की थी कि बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन क्या हैं वो, उन सभी को आप वहाँ पर जाकर के मेटा नैरेटिव, बिग स्टोरीज, वो आप सब क्लियर कर सकते हो। नैरेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, किसी भी वस्तु की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, किसी भी वस्तु की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, समझाना, उसको व्याख्या करना। और मिथ, स्टोरीज बनाकर, स्टोरीज हम दो प्रकार से इन सभी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। पहला जो तरीका हमारा है वो नैरेटिव, एक्सप्लेनेशन, हम समझा सकते हैं। मिथ, झूठ बोल सकते हैं। स्टोरी बनाकर, कहानी बनाकर, इमेजिनेशन के आधार पर हम उत्तर दे सकते हैं। जिस प्रकार एक हमारे सामने कभी प्रश्न आया कि आसमान का रंग नीला क्यों है, क्योंकि भगवान को नीला रंग पसंद आया, भगवान ने आसमान पे नीला रंग पेंट कर दिया, सिंपल सी बात है। दूसरा जो हमारा तरीका होगा वो तरीका डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कठिन है। ये इजी है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो तरीका है नैरेटिव और मिथ वाला, ये तरीका इजी है, इजी सरल रास्ता है। इसमें आदमी को जोर नहीं आता है, माइंड पर ज़्यादा जोर
देना नहीं पड़ता, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मनुष्य को अपने मस्तिष्क से ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। दूसरा तरीका है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, कठिन। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्ति रीजन और लॉजिक का प्रयोग करता है, रीजन और लॉजिक का प्रयोग करता है, रीजन और लॉजिक का प्रयोग, यूज लेता है, यूज। अब हमें इतना समझ में आ गया कि मनुष्य के पास, मनुष्य सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दो दो तरीकों से देता है। पहला मिथ और नैरेटिव के आधार पर, दूसरा रीजन और लॉजिक के आधार पर वो इनके उत्तर देने की कोशिश करता है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जब मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा रीजन और लॉजिक के आधार पर, रीजन और लॉजिक के आधार पर उत्तर देने की कोशिश की जाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतरिक्ष क्या है, कॉस्मोस क्या है, यूनिवर्स क्या है, किससे मिलकर बना है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी किससे मिलकर बनी है, ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रीजन और लॉजिक मेथड के द्वारा दिया जाता है तो उस अप्रोच को हम फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं, फिलोसॉफिकल अप्रोच। उस दर्शन को हम क्या कहते हैं? फिलोसफिकल अप्रोच। दर्शन का मतलब ही अपने ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु के द्वारा किसी वस्तु की, विचार की व्याख्या करना, किसी प्रश्न की व्याख्या करना ज्ञान चक्षु के द्वारा। एक तो हमारे नॉर्मल हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो ज्ञान चक्षु नहीं है। ज्ञान चक्षु का मतलब है कि व्यक्ति बहुत गहराई से किसी वस्तु की व्याख्या करता है, किसी विचार की व्याख्या करता है, किसी भी विचार को बहुत गहराई से देखता है। तो फिलोसफिकल अप्रोच जो है, फिलोसफिकल अप्रोच है, वो रीजन और लॉजिक के आधार पर जब व्याख्या की जाती है मनुष्य के द्वारा तो वो फिलोसफिकल अप्रोच कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा थिंकर था, वो थिंकर कौन से थे जो फिलोसफिकल अप्रोच को अपनाते हैं। फर्स्ट थिंकर टू अडोप्ट दिस अप्रोच, फर्स्ट थिंकर टू अडोप्ट दिस अप्रोच, उनका क्या नाम है? दिस अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच को अपनाने वाले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कौन से थे? फर्स्ट थिंकर टू अडोप्ट दिस अप्रोच, उनको हम कहते हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर या थिंकर कह देते हैं, फिलोसफर या थिंकर कह देते हैं। इनको हम फिजिसिस्ट भी कह देते हैं, फिजिसिस्ट। ये अभी समझाऊंगा मैं आपको इनको फिजिसिस्ट क्यों कहते हैं, फिजिसिस्ट भी हम इनको कह देते हैं। कि फिलोसफिकल अप्रोच को अपनाने वाले पहले थिंकर्स, पहले दार्शनिक कौन थे जो इस अप्रोच को अपना रहे थे, उनको क्या कहा गया? उन सभी को प्री सोक्रेटिक फिलोसफर कहा गया। सुकरात से पहले के दार्शनिक उनको कहा गया। इन सभी को हम एक कॉमन वर्ड भी दे सकते हैं, फिजिसिस्ट। ये फिजिसिस्ट शब्द है, ये फिजिक्स से बना है, फिजिकल से बना है। किससे बना है? फिजिकल से बना है, फिजिकल, फिजिकल शब्द से बना है। फिजिकल का मतलब भौतिक, भौतिक विश्व, अर्थात ये भौतिक विश्व का अध्ययन कर रहे थे। मटेरियल वर्ल्ड, कॉस्मोस, यूनिवर्स, अर्थ, इन सभी का ये अध्ययन कर रहे थे, भौतिक विश्व का ये अध्ययन कर रहे थे। इसलिए इनको फिजिसिस्ट कहा गया। क्या कहा गया? फिजिसिस्ट कहा गया। ये फिजिसिस्ट किसका अध्ययन कर रहे थे वो हम देख लेते हैं। इनको फिजिसिस्ट कहा गया। इनका जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था, अर्थात अध्ययन का जो विषय था, फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो क्या था? वो देखो आप, फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन
इनका फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन था यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कोसमोस, अर्थ, यूनिवर्स, कोसमोस, अर्थ, और हम कह सकते हैं नेचर, प्रकृति, प्रकृति का अध्ययन ये कर रहे थे, नेचर। ये फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड है। क्या है? मटेरियल वर्ल्ड है। कौन सा वर्ल्ड है? मटेरियल। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। इनको मटेरियल वर्ल्ड है। ये कौन सा वर्ल्ड है? इनको मटेरियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मटेरियल, भौतिक विश्व, मटेरियल वर्ल्ड। इस मटेरियल वर्ल्ड का भौतिक विश्व, ये फिजिकल वर्ल्ड है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक विश्व है। इसकी स्टडी पर ये फोकस कर रहे थे। फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यही था इनका, फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम कह सकते हैं फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अर्थात सर्च, रिसर्च का जो इनका जो केंद्र था, अध्ययन का जो विषय केंद्र था, वो भौतिक विश्व था, मटेरियल वर्ल्ड था, जिसमें यूनिवर्स, कोस्मोस, अर्थ, नेचर आदि आते हैं। इसलिए इन सभी को क्या कहा गया? फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट कहा गया। क्या कहा गया? फिजिसिस्ट कहा गया। ये इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे कि विश्व किससे बना है। इसके आगे हम देखते हैं कि व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ। इनकी जो चर्चा थी, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर थे, जो फिजिसिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो फिजिसिस्ट हैं ये फिजिसिस्ट जो मटेरियल वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे थे, जो भौतिक विश्व का अध्ययन कर रहे थे। भौतिक विश्व का मतलब है जिस विश्व को हम देख पा रहे हैं, जिस विश्व में कंटिन्यूस परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, जिसको हम टेंजिबल है, जो वास्तविक विश्व है, मटेरियल वर्ल्ड है, कोस्मोस, अर्थ, यूनिवर्स, ये सारा मटेरियल वर्ल्ड है जो हम देख पा रहे हैं। जो सड़क है हमारे सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो आसमान है, जो स्थल है, जो जलमंडल है, जो वायुमंडल है, ये जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारे सामने है, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक विश्व है। जिसको हम टच करके महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड है। ये जो फिजिसिस्ट हैं, ये फिजिसिस्ट, इनको प्री सोक्रेटिक फिलोसफर भी कहा गया। क्या कहा गया इनको? इनको प्री सोक्रेटिक फिलोसफर भी कहा गया है। फिजिसिस्ट को ये बात आपको याद रखनी है, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर। प्री सोक्रेटिक फिलोसफर इनको कहा गया। व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ, इनका जो क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ। इनका इनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सी वस्तुओं से मिलकर के ये विश्व बना है, यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, ये इनका क्वेश्चन था। तो एक स्कॉलर आए, एक विद्वान आए, एक प्री सोक्रेटिक फिलोसफर आए, एक फिजिसिस्ट आए, उनका नाम था थेल्स। एक आए दूसरा, उनका नाम था, पहला था थेल्स, दूसरे का नाम था डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। इन दोनों ने अलग अलग उत्तर बताया, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में भी इन दोनों की चर्चा की है। थेल्स ने बताया कि यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? यूनिवर्स वाटर से मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वाटर। थेल्स ने क्या कहा? यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर। थेल्स ने यह कहा, यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर।
डेमोक्रेटिस ने कहा कि ये दुनिया किससे बनी है, ये दुनिया बनी है टिनी पार्टिकल्स, जिनको हम एटम भी कहते हैं। डेमोक्रेटिस कहते हैं कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। एवरीथिंग इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल, टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, कॉल्ड एटम। इसको समझिए आप यहाँ पर कि थेल्स ने ये कहा कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर। यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जो अंतरिक्ष है, जो हम देख पा रहे हैं, ये पूरा पानी से बना है। ये एक्चुअली इमेजिनेशन कर रहे हैं, थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं रीजन के आधार पर, लॉजिक के आधार पर। फिर डेमोक्रेटिस क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम, बाद में भी साइंटिस्ट ने भी यही कहा कि जितने भी तत्व हैं वो एटम से बने। एटम पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एटम से छोटा कोई कण नहीं है, वास्तव में नहीं है, साइंस भी अप्रूव कर रही है। तो एवरीथिंग इज मेड अप टिनी पार्टिकल, जिनको हम एटम कहते हैं। परमाणु शब्द प्राचीन भारतीय ऋषि महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया, बाद में तो रदरफोर्ड हैं, थॉमसन है, जो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने परमाणु शब्द का बाद में प्रयोग किया है, जिसको परमाणु को इन्होंने समझा हुआ है। परमाणु क्या है? परमाणु एक्चुअली परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणुओं से मिलकर तत्व बनता है, तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है। तो ये सारी बातें विज्ञान में हम पढ़ते ही हैं। तो इन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। यहाँ तक हमने चर्चा की। इनका दूसरा पॉइंट क्या था, उस दूसरे पॉइंट को भी हमें समझना है कि इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या दिया। जो फिजिसिस्ट थे, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर थे, जिनको हम फिजिसिस्ट कहते हैं, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, जिनको हम फिजिसिस्ट भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट। इनका जो दूसरा प्रश्न था, इनका जो दूसरा प्रश्न था वो क्या था? वो दूसरा प्रश्न था इनका कि हाउ टू एक्सप्लेन चेंज एंड नेचर ऑफ रियलिटी। एक्सप्लेन चेंज, हाउ टू एक्सप्लेन चेंज, और हाउ टू एक्सप्लेन चेंज ऑफ नेचर और रियलिटी। ये दूसरा प्रश्न था कि जो प्रकृति में, जो वास्तव में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं, जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये था इनका कि हाउ टू एक्सप्लेन चेंज एंड नेचर ऑफ रियलिटी, चेंज एंड नेचर। इसको यहाँ करते हैं हम, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, एरर है, चेंज एंड नेचर। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। आपको प्री सोक्रेटिक जो फिलोसफी है, वेस्टर्न जो फिलोसफी है, उसकी बिगनिंग कैसे हुई, और प्लेटो ने अपनी थ्योरी, अपनी जो फिलोसफी है उसको बिल्ड किया है इसी फाउंडेशन पर, वो भी आपको इस वीडियो से समझ में आएगी। ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आएगा तो प्लेटो की फिलोसफी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। आप तो किसी भी विचारक, जो भी थिंकर है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उसकी आप हिस्ट्री को ट्रेस कर लो, हिस्ट्री को ट्रेस कर लो, हिस्ट्री को समझ लो, इतिहास की जड़ें जान लो, तो फिर आप ऊपर के लेवल पर आराम से, आसानी से समझ पाओगे बातों को, सभी को। हेराक्लिटस क्या कहते हैं? इसमें दो व्यक्ति आते हैं, एक तो हेराक्लिटस आता है, आंसर देता है, और एक आता है परमेंडिस एंड पाइथागोरस। हेराक्लिटस क्या कहते हैं? हेराक्लिटस, इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हेराक्लिटस, हेराक्लिटस क्या कह रहे हैं? हेराक्लिटस कह रहे हैं चेंज इज रियल,
इसी बात पे आप फोकस करो, चेंज इज रियल, चेंज इज रियल, देर नथिंग बिहाइंड चेंज, देर नथिंग बिहाइंड, देर नथिंग बिहाइंड चेंज। इन दो बातों को आप समझो। दूसरे जो थिंकर हैं, दूसरे थिंकर हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो थिंकर क्या कह रहे हैं उनको भी समझो आप। दूसरे थिंकर क्या कह रहे हैं उनको समझो। दूसरे थिंकर हैं, उनका नाम है परमेंडिस एंड पाइथागोरस। वो क्या कह रहे हैं, परमेंडिस, पिछले वीडियो में भी हमने इनकी चर्चा की है, वहाँ भी आप इनको देख सकते हो, लेकिन इसमें हम डिटेल से पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। परमेंडिस और परमेंडिस और पाइथागोरस, ये क्या कह रहे हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में मैं समझा दूंगा आपको। ये कह रहे हैं कि चेंज इज इल्यूजनरी एंड द ट्रूथ बिहाइंड चेंजेज। कहने का मतलब है चेंज इज इल्यूजनरी, जो चेंज है, चेंज इज इल्यूजनरी, ट्रूथ बिहाइंड चेंजेज, ट्रूथ बिहाइंड चेंजेज। ये दो बातें आप समझ लो, इन दो बातों को समझ लो, प्लेटो की फिलोसफी आपको यही समझ में आ जाएगी। हेराक्लिटस इसी बात का उत्तर दे रहे हैं, हेराक्लिटस और परमेंडिस और पाइथागोरस, ये फिजिसिस्ट हैं, प्री सोक्रेटिक ये फिलोसफर हैं। हाउ टू एक्सप्लेन चेंज एंड नेचर और रियलिटी, अर्थात हम नेचर, प्रकृति है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। पहला उत्तर देते हैं, फर्स्ट आंसर देते हैं हेराक्लिटस। हेराक्लिटस क्या कहते हैं, चेंज इज रियल, देयर नथिंग बिहाइंड चेंज, अर्थात प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो वास्तविक हैं, देयर नथिंग बिहाइंड चेंजेज। आपको वास्तव में जो जो चारवाक दर्शन है वो इसी से प्रभावित है, चारवाक दर्शन है भारत में, वो इसी से प्रभावित है। चारवाक कहते हैं कि जो हमें सामने दिख रहा है वही सत्य है, और कोई प्रमाण नहीं है दुनिया में, हम जिसको महसूस कर पाते हैं इंद्रियों से वही सत्य है, दुनिया में कोई और प्रमाण नहीं है। हम जो देख रहे हैं, जिसको फील कर पा रहे हैं, जो टेंजिबल है, जिसको महसूस कर पा रहे हैं, उसके अलावा दुनिया में कुछ ही नहीं है, उसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई ट्रूथ नहीं है किसी भी प्रकार का। चेंज इज रियल, जो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, पेड़ों पर पत्ते आ रहे हैं, पतझड़ मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, ये सारा जो चेंज हो रहा है, आप प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ चेंज देख पा रहे हो। अपना शरीर भी चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन, अपने आइडियाज भी चेंज हो रहे हैं। तो जो भी चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इतनी विकसित हो गई जो चेंज हो करके, ये सारा जो चेंज है वही रियल है, देयर नथिंग बिहाइंड चेंज। इस चेंज के पीछे, इस परिवर्तन के पीछे किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये हेराक्लिटस कह रहे हैं। हेराक्लिटस को हम आगे भी चर्चा करेंगे। हेराक्लिटस से प्रभावित थे सोफिस्ट, सोफिस्ट थे वो हेराक्लिटस से प्रभावित थे। हेराक्लिटस एक रियलिस्ट थिंकर है, यथार्थवादी विचारक हैं हेराक्लिटस। ये कह रहे हैं कि चेंज इज रियल, देयर नथिंग बिहाइंड चेंज। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी, ये विश्व है, मान लो ये दुनिया है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वही वास्तविक है, इसके पीछे कोई दुनिया नहीं है। फिर आते हैं परमेंडिस और पाइथागोरस, ये दोनों क्या कहते हैं, चेंज इज इल्यूजनरी। ये कहते हैं कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये मिथ है, ये झूठ है, जो आपको दिख रहा है ये सब झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। इस दुनिया के पीछे एक दुनिया और है, वास्तविक दुनिया, इस दुनिया के पीछे एक विश्व हो रहा है, वास्तविक विश्व है, जिसको हम इनविजिबल वर्ल्ड कहते हैं, जिसको हम रियल वर्ल्ड कहते हैं, इनविजिबल वर्ल्ड। इस दुनिया के पीछे एक दुनिया और है, ट्रूथ बिहाइंड चेंजेज। इन सभी परिवर्तनों के पीछे यूनिवर्सल ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ है इस दुनिया के पीछे। इसी विचार से, इस सेकंड विचार से, परमेंडिस और पाइथागोरस के
इसी सेकंड विचार से प्लेटो प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? प्लेटो। प्लेटो इसी विचार से प्रभावित थे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे देखते हैं क्या है। प्लेटो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। परिमेंडिस एंड पाइथागोरस से प्लेटो प्रभावित थे। फिर धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट करता है, अर्थात अब जो अध्ययन का जो विषय है वो परिवर्तित होता है। फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट, अब ये चेंज हो रहा है पूरा। फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था प्री सोक्रेटिक फिलोसफर के लिए इतने दिन, वो था यूनिवर्स, कॉस्मोस, अर्थ और नेचर। अब ये क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। क्या करता है? शिफ्ट करता है। ये शिफ्ट करके ह्यूमन बीइंग पर आ जाता है, ह्यूमन बीइंग की समस्याओं पर आता है। फ्रॉम नेचर एंड कॉस्मोस टू ह्यूमन बीइंग, कह सकते हैं हम फ्रॉम हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये ह्यूमन बीइंग पर शिफ्ट कर जाता है, पूरा का पूरा फोकस। और इस शिफ्ट को कौन लेके आता है? वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में इस शिफ्ट को लेके आते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस, सुकरात। सोक्रेटिस इस जो ये सोफिस्ट वर्ल्ड व्यू है, जो ये प्री सोक्रेटिक वर्ल्ड व्यू है, विश्व के बारे में जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके जो विचार हैं उन सभी विचारों को चैलेंज कर देते हैं सोक्रेटिस। हम सोक्रेटिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुकरात कौन थे? सोक्रेटिस एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन। सोक्रेटिस एक बहुत ही पूरे यूनान में बहुत प्रभावित व्यक्तित्व थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने पेलोपोनेशियन वार में भी भाग लिया था। वो पेशे से स्कल्प्टर थे, शिल्पकार थे, स्कल्प्टर थे पेशे से सोक्रेटिस। सोक्रेटिस सोफिस्ट नहीं थे। सोफिस्ट थे वो लोगों को पढ़ाकर फीस लिया करते थे। सोक्रेटिस फीस नहीं लेते थे अपने शिष्यों से। अभी जानते हैं कि सोक्रेटिस का जो शिफ्ट है, फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का शिफ्ट, अर्थात सोक्रेटिस ने सारे के सारे प्रश्नों को बदल दिया। जो प्रश्न यूनिवर्स, कॉस्मोस, अर्थ और नेचर पर केंद्रित थे, वो सारे के सारे प्रश्न शिफ्ट होकर के ह्यूमन बीइंग पर आ गए। कौन कौन से प्रश्न करते हैं सोक्रेटिस? व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज विजडम, व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सोक्रेटिस के द्वारा कौन कौन से प्रश्न किए जाते हैं? पहला प्रश्न, व्हाट इज जस्टिस। आज भी थिंकर्स के लिए यह प्रश्न रिसर्च का विषय है। जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस। दूसरा, व्हाट इज ट्रूथ। अगला प्रश्न है व्हाट इज विजडम, व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज विजडम। ये सभी प्रश्न आज भी आप देखो, सुकरात कितने गहराई से सोचते थे प्रश्नों को, कितने विद्वान थे, कितने बड़े दार्शनिक थे सुकरात। वो कितने कितने बड़े बड़े प्रश्नों को उस समय खोज रहे हैं वो। व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहते हैं मतलब न्याय क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है, व्हाट इज बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक मानव जीवन के लिए अच्छा क्या है, बेहतर कैसे कर सकता है एक आदमी अपनी ज़िंदगी को। व्हाट इज विजडम, बुद्धि क्या है। सोक्रेटिस उस समय इन सभी प्रश्नों पर कर रहे हैं। सोक्रेटिस ने क्या किया, पूरा का पूरा जो शिफ्ट है, फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अर्थात जो अध्ययन का विषय ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम्स पर लाकर रख दिया। सोक्रेटिस
जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेचर, वर्ल्ड और यूनिवर्स पर था, वो पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। सोक्रेटिस ने कहा कि बोलो इससे ह्यूमन लाइफ बेहतर थोड़ी होगी। आप यूनिवर्स का अध्ययन कर रहे हो, आप कॉस्मोस का अध्ययन कर रहे हो, अर्थ का अध्ययन कर रहे हो, नेचर का अध्ययन कर रहे हो, इससे क्या मानव जीवन बेहतर हो जाएगा? आप उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कीजिए जिनसे मानव जीवन बेहतर हो, मानव अपनी समस्याएं सुलझा सके, मानव अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सके। तो सोक्रेटिस ने सारे प्रश्न लाके यहाँ पर खड़े कर दिए। न्याय क्या है, सत्य क्या है, मनुष्य अपने जीवन को बेहतर कैसे कर सकता है, व्हाट इज विजडम, बुद्धि क्या है। इसको आप नोट कर लीजिए। इन सभी प्रश्नों पर सोक्रेटिस अपना व्यू रखते हैं। सोक्रेटिस के द्वारा प्री सोक्रेटिक फिलोसफर, फिजिसिस्ट थे जो मटेरियल वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे थे, उस पूरे के पूरे फोकस को चेंज कर दिया, पूरे के पूरे फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को शिफ्ट करके कहाँ लाके रख दिया, ह्यूमन बींग पर, सोक्रेटिस के द्वारा। तो ये सारे के सारे प्रश्न सोक्रेटिस के द्वारा किए, आप नोट कर लीजिए। द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इस प्रकार सोक्रेटिस ने पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की नींव रखी। इसीलिए सोक्रेटिस को फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। हेड फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। कौन है? सोक्रेटिस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुकरात ने इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको शिफ्ट कर दिया, सुकरात के द्वारा शिफ्ट कर दिया गया। अब जानते हैं हम सुकरात के बारे में। सुकरात के बारे में किसी भी प्रकार की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सुकरात, हिंदी में लिख देता हूँ, सुकरात, सोक्रेटिस। आपको यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखनी है, सोक्रेटिस सोफिस्ट नहीं थे। सोक्रेटिस अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बदले फीस नहीं लिया करते थे। सोक्रेटिस भी घूम घूम कर पढ़ाया करते थे, लेकिन वो फीस नहीं लेते थे। सोक्रेटिस के बारे में किसी भी प्रकार की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कहने का मतलब है कि सोक्रेटिस के बारे में किसी भी प्रकार की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। सोक्रेटिस के बारे में जानने के बारे में किसी प्रकार का ग्रंथ कोई उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट हैंड अकाउंट उपलब्ध नहीं है, सेकंड हैंड अकाउंट इनके बारे में उपलब्ध है। सेकंड हैंड अकाउंट का मतलब है कि इनके जो स्टूडेंट्स थे, इनके जो एडमायरर्स थे, उन्होंने इनके बारे में लिखा है, जैसे प्लेटो हो गए। सेकंड हैंड अकाउंट इनके बारे में अवेलेबल है। सेकंड हैंड अकाउंट, इनके जो एडमायरर्स थे वो अवेलेबल। नो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस रोट नथिंग, सोक्रेटिस कुछ भी नहीं लिखते थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सोक्रेटिस रोट नथिंग, कुछ नहीं लिखते थे। सोक्रेटिस लिखते कुछ ही नहीं थे। वो ओनली सिर्फ और सिर्फ डायलॉग, डिबेट्स और कन्वर्सेशन, संवाद शैली में ही वो अपने बातचीत किया करते थे। वहीं से प्रश्न उत्तर करके वो एक बेस्ट स्थिति पर पहुंचते थे सोक्रेटिस। वो डायलेटिक्स जो मेथड है वो भी हम अभी देखेंगे, सोक्रेटिस की क्या है डायलेटिक्स मेथड, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सेकंड हैंड अकाउंट ऑफ सोक्रेटिस फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एडमायरर्स, तो उनमें कौन कौन है जो जो सेकंड हैंड अकाउंट जिन्होंने बताया है? एक तो प्लेटो। प्लेटो प्लेटो एक जिनोफोन, एक अरिस्टोफोन, अरिस्टोफेन।
अभी जानते हैं इनके बारे में कि हम पहले तो सोक्रेटिस के बारे में जान लेते हैं कि सोक्रेटिस के बारे में कुछ बातें मैं लिख देता हूँ, आपकी जानकारी मजबूत हो जाएगी। सोक्रेटिस के बारे में कुछ बातें मैं बता देता हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ, बता तो मैंने दी। पहली है कि सोक्रेटिस वाज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, ही वाज ए शॉर्ट राइटेड पर्सन। पहला पॉइंट सोक्रेटिस के बारे में, ही वाज ए शॉर्ट राइटेड पर्सन। दूसरा है he was a influential personality, he was a influential personality। ये बातें आपको ज़रूरी है सोक्रेटिस के बारे में जानना। he worked as a sculptor, he worked as a sculptor, he worked as a sculptor। चौथा पॉइंट है ही इवन पार्टिसिपेट इन पेलोपोनेशियन वार एज ए फुट सोल्जर, फुट सोल्जर के रूप में उन्होंने पेलोपोनेशियन वार में भाग लिया था। इतना ही लिख देता हूँ, पेलोपोनेशियन वार। किसके रूप में? फुट सोल्जर, पैदल सैनिक के रूप में। फुट सोल्जर के रूप में इन्होंने पेलोपोनेशियन वार में भी भाग लिया। और इस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी कैरियर की फिलोसफी की शुरुआत की थी। इस युद्ध के बाद, लेकिन ये सोफिस्ट, नॉट सोफिस्ट, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, सोफिस्ट नहीं थे। ही वाज ए शॉर्ट हाइटेड पर्सन, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, छोटी हाइट के व्यक्ति थे। ही वाज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन ग्रीस, मतलब यूनान में एक बहुत ही प्रभावित व्यक्तित्व के धनी थे। ही वर्कड एज ए स्कल्प्टर, शिल्पकार थे। ही पेलोपोनेशियन वार में उन्होंने भाग लिया था। जो मैंने बताया ना आपको कि पेलोपोनेशियन वार हुआ था, उस समय बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। पिछले वीडियो में, प्लेटो वाले वीडियो में हमने चर्चा की इसके बारे में, वहाँ पर आप देख लेना। पेलोपोनेशियन वार और फुट सोल्जर के रूप में वहाँ पर भाग लिया था। नॉट सोफिस्ट, सोफिस्ट नहीं थे। और इस युद्ध के बाद में उन्होंने अपना फिलोसफिकल कैरियर भी शुरुआत किया था। थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो के बारे में इतना ही जानेंगे कि आप ये प्री बिगिनिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी समझ पाओ। प्लेटो के बारे में हम इतना ही जानेंगे। प्लेटो स्टडीड विद सोक्रेटिस फॉर 20 ईयर्स। 20 साल तक प्लेटो ने सुकरात के पास अध्ययन किया था। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपको पता है, यूनान में गुरु शिष्य परंपरा थी। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। ये तीनों यूनान में बहुत ही प्रभावशाली पर्सनैलिटी रहे, बहुत बड़े दार्शनिक रहे। 20 साल तक प्लेटो सुकरात के पास अध्ययन करते रहे। और बहुत सारे प्लेटोनिक डायलॉग में सोक्रेटिस ने, मतलब कि प्लेटो ने सुकरात को एक मेन कैरेक्टर का रोल दिया। ही मेक्स सोक्रेटिस द मेन कैरेक्टर इन मेनी ऑफ हिज प्लेटोनिक डायलॉग, रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रीटो, मिनो, प्रोटेगोरस। एक तो रिपब्लिक, एपोलॉजी। ये एपोलॉजी जो बुक है प्लेटो की, जो सोक्रेटिस को जो डेथ दी गई थी, उस पूरे के पूरे मुकदमे को इस एपोलॉजी वाली बुक में प्लेटो ने कवर किया है। रिपब्लिक, क्रीटो, मिनो, प्रोटागोरस। प्लेटो ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, अपने वर्क लिखे हैं, जैसे रिपब्लिक है, एपोलॉजी है, क्रीटो, मिनो, प्रोटागोरस, अधिकांश वर्क में प्लेटो ने मेन कैरेक्टर के रूप में किसको रखा है? सोक्रेटिस को रखा है। सोक्रेटिस के बारे में हमने जान ही लिया। एक जिनोफेन्स और हैं, जिनोफेन ने किताब लिखी है अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस मेमोरेबिलिया। जिनोफेन्स,
तो प्लेटो के डायलॉग में सोक्रेटिस के बारे में हमें, जो कि सेकंड हैंड अकाउंट है, उसमें हमें सोक्रेटिस के बारे में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं हम जिनोफेन की, और एक अरिस्टोफेन, दो हैं। ये दोनों भी सोक्रेटिस के एडमायरर हैं, अरिस्टोफेन और जिनोफेन। इनके दोनों के ग्रंथ लिख लेते हैं अपन। जिनोफेन अपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स मेमोरेबिलिया, अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस मेमोरेबिलिया। अरिस्टोफेन ने लिखे द क्लाउड्स, द क्लाउड्स। यहाँ पर ये सूचनाएं मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो सोक्रेटिस के बारे में, क्योंकि सोक्रेटिस खुद तो कुछ नहीं लिखते थे, उनके बारे में लिखा उनके एडमायरर्स और उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके विद्यार्थियों ने। उनमें प्लेटो ने काफ़ी उन पे बहुत लिखा। प्लेटो की तो सुकरात की तो आत्मा ही प्लेटो में उतर गई। सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे प्लेटो, और जो डेमोक्रेसी में सोक्रेटिस को जो मृत्युदंड दिया गया, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा। जिनोफेन ने बुक लिखी है अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस मेमोरेबिलिया, और अरिस्टोफेन ने जो बुक लिखी है वो द क्लाउड, और प्लेटो की जो ये जो मैंने कुछ वर्क लिखे हैं, इन सभी में सोक्रेटिस के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं। पीछे मैंने आपको सुकरात के बारे में कुछ सूचनाएं बताई, ये आपको ध्यान में रखना, आप नोट कर लीजिए। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद सोक्रेटिस अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। स्टार्टेड बाय चैलेंजिंग द सोफिस्ट वर्ल्ड व्यू। थोड़ा सोफिस्ट के बारे में भी जानेंगे हम, सोफिस्ट कौन थे। सोक्रेटिस कहाँ से अपने फिलोसफी की शुरुआत करते हैं। सोक्रेटिस सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू ऑफ सोफिस्ट, अभी मैं बताऊंगा आपको वर्ल्ड व्यू ऑफ सोफिस्ट। वर्ल्ड व्यू ऑफ सोफिस्ट, अभी आपको समझना है। इसको चैलेंज करते हैं सोफिस्ट, सोक्रेटिस। जो सोफिस्ट जो विचार दे रहे थे, जो उनके विश्व के बारे में जो विचार थे, उनको चैलेंज किया सोक्रेटिस ने। और सोफिस्ट किससे प्रभावित थे। सोफिस्ट हेराक्लिटिस से प्रभावित थे। हेराक्लिटिस, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि हेराक्लिटिस एक रियलिस्ट थिंकर थे, वो एक फिजिसिस्ट थे। वो कह रहे थे कि चेंज इज रियल, जो परिवर्तन है वो वास्तविक है, इस दुनिया के पीछे कोई दुनिया नहीं है, यही दुनिया सत्य है। तो इसी विचार को सोफिस्ट विचार कहा जाता है। ये कहते थे कि जस्टिस और ट्रूथ कुछ भी नहीं है, जस्टिस और ट्रूथ वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन, अर्थात न्याय परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। चेंज इज रियल मतलब परिवर्तन ही वास्तविक है। अभी समझेंगे हम। इसको चैलेंज कर दिया सुकरात के द्वारा, इसको चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज पूरे के पूरे दर्शन को सुकरात के द्वारा हिला करके रख दिया गया। जो दर्शन पूरा मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस था, उसको रिवर्स कर दिया सुकरात ने, पूरा ह्यूमन बीइंग पर फोकस कर दिया। जो कोस्मोस और यूनिवर्स के बारे में जो क्वेश्चन किए जा रहे थे, वो सारे जस्टिस, ट्रूथ, इनकी खोज में लग गए। अर्थात सोक्रेटिस ने पूरे के पूरे दर्शन को परिवर्तित कर दिया। अर्थात इसीलिए हम सोक्रेटिस को पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का पिता कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सोफिस्ट, और सोफिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सोफिस्ट कौन से व्यूज़ दे रहे थे, सोफिस्ट कौन थे और क्या कर रहे थे सोफिस्ट। यही मैं लिख देता हूँ। सोफिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोफिस्ट सोफिस्ट घूम घूम करके
शिक्षा दिया करते थे। अमीर लोगों को ये बताया करते थे बिजनेस में कैसे सफल हो जाए, हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एंड अदर स्पेयर्स ऑफ लाइफ। अर्थात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, व्यवसाय में, बिजनेस में, राजनीति में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाए, ये घूम घूम कर गाँवों में ये शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उसके बदले कुछ फीस भी लिया करते थे सोफिस्ट। इनका एक विचार था, चेंज इज रियल। हेराक्लिटिस से प्रभावित थे। ये बात आपको इसी बात पर ध्यान देना है, इसी बात को समझना है सोफिस्ट के बारे में। थोड़ा हम बता दें, सोफिस्ट वर टीचर्स हु टुक फीस फॉर टीचिंग। सोफिस्ट वर टीचर्स, एक ग्रुप ऑफ टीचर था, ये ग्रुप ऑफ टीचर, ब्रह्मणशील शिक्षक थे। ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स। सोफिस्ट कौन थे? ग्रुप ऑफ टीचर्स थे। और जो पढ़ाते थे तो ये फीस लिया करते थे। क्या लिया करते थे? फीस, टुक फीस। पढ़ाने के बदले थोड़ी बहुत ये फीस लिया करते थे। सोफिस्ट वर टीचर्स हु टुक फीस फॉर टीचिंग। दे मूव्ड फ्रॉम वन पैलेस टू अदर, टॉट यंग एथेनियंस हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ। जो यंग एथेनियंस थे, युवा नौजवान, उनको ये शिक्षा दिया करते थे हाउ टू सक्सीड, हाउ टू सक्सीड, हाउ टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, बिजनेस एंड अदर स्पेयर ऑफ लाइफ, एंड अदर स्पेयर्स ऑफ लाइफ। और दो तीन बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सोफिस्ट ग्रुप ऑफ टीचर्स, फीस हाउ टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड अदर स्पेयर्स ऑफ लाइफ। दिख तो रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। सोफिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेराक्लिटस। किससे प्रभावित थे? सोफिस्ट, सोफिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेराक्लिटस, हेराक्लिटस। हेराक्लिटस एक रियलिस्ट थिंकर थे। वो जो विश्व के बारे में जो विचार दे रहे थे उसी से प्रभावित थे। उस विचार को ऐसा का ऐसा इन्होंने कॉपी करके अडोप्ट कर लिया था। देयर इज नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये क्या कह रहे थे? देयर इज नो यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये सोफिस्ट कह रहे थे कि देयर इज नो यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट ट्रूथ। पूरी दुनिया में कोई वास्तविक सार्वजनिक सत्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई एब्सोल्यूट परम सत्य नहीं है। चेंज इज रियल। जो हो रहा है दुनिया में वही सत्य है, मटेरियल वर्ल्ड है वही सत्य है। देयर इज नो यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसको चेंज करने वाले हैं सोक्रेटिस। इस बात को चेंज करने वाले हैं सोक्रेटिस, और उस चेंज को अडोप्ट करने वाले हैं प्लेटो। और प्लेटो इसी चेंज के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी बिल्ड करेंगे। पूरी की पूरी रिपब्लिक, पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलोसफी इसी को फाउंडेशन बना करके बिल्ड करेंगे। अगला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला पॉइंट है, देर आर ओनली रिलेटिव ट्रूथ्स। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव ट्रूथ है, और जस्टिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। अगला पॉइंट है, ये क्या कहते थे? देर आर रिलेटिव ओनली रिलेटिव ट्रूथ। ये कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव ट्रूथ है। रिलेटिव ट्रूथ का मतलब है कि ऐसा सत्य जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस बदलेंगी, ट्रूथ बदल जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो ट्रूथ है, चाहे वो ट्रूथ है, मीनिंग ऑफ ट्रूथ और जस्टिस वेरी परिवर्तित हो रहे हैं। वेरी फ्रॉम
वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, और पैलेस टू पैलेस। ये जस्टिस की परिभाषा है। सुकरात इसी को बदलने वाले हैं। सुकरात कह रहे हैं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। जस्टिस की एक ही परिभाषा होगी जिसको हम खोज सकते हैं। कहने का मतलब है कि सोफिस्ट क्या कह रहे हैं कि देर आर ओनली रिलेटिव ट्रूथ। पूरी दुनिया में सिर्फ वो रिलेटिव ट्रूथ हैं, कोई एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ और जस्टिस वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, पैलेस टू पैलेस और पर्सन टू पर्सन। अर्थात जस्टिस है, चाहे वो ट्रूथ है, सत्य है, चाहे न्याय है, इन सभी की परिभाषाएं परिस्थितियों के अनुसार पर्सन टू पर्सन, पैलेस टू पैलेस, सिचुएशन टू सिचुएशन बदलती रहती हैं। ये वर्ल्ड व्यू वही वर्ल्ड व्यू है जो सोफिस्ट का वर्ल्ड व्यू है, जो हेराक्लिटस का वर्ल्ड व्यू है। इसी वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कौन करने वाले हैं? सुकरात। इसी वर्ल्ड को कौन चेंज करने वाले हैं? सुकरात। इसको आप नोट कर लीजिए। Socrates started by proving the sophist wrong. There are universal principle and absolute truth. सबसे पहले सोक्रेटिस क्या करते हैं? सबसे पहले सोक्रेटिस क्या करते हैं? सुकरात क्या करते हैं? सुकरात सोफिस्ट को गलत साबित करते हैं, रोंग। उनके जो वर्ल्ड व्यू को वो रोंग साबित करते हैं। उनका वर्ल्ड व्यू क्या है? वो जो मटेरियल वर्ल्ड को जो सत्य मान रहे हैं, चेंज इज रियल, दुनिया में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इस बात को सोफिस्ट स्वीकार कर रहे हैं। इसी बात को कौन चैलेंज कर रहे हैं? सुकरात चैलेंज कर रहे हैं। और सुकरात क्या कह रहे हैं? सुकरात कह रहे हैं देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड ट्रूथ, दुनिया में मौजूद है। कहने का मतलब ये सोक्रेटिस कह रहे हैं दुनिया में वास्तव में सत्य है। सोक्रेटिस कह रहे हैं कि देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड ट्रूथ, पूरी दुनिया में सार्वजनीन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ दुनिया में मौजूद है, ज़रूरत है उन्हें खोजने की। सोक्रेटिस कभी ये क्लेम नहीं करते थे कि मैं सत्य जानता हूँ, मैं सार्वजनीन सत्य जानता हूँ, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में मैं जानता हूँ। ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम इसको खोज सकते हैं। हम हमारी जो दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, उसके द्वारा हम इसको खोज सकते हैं। इसको आगे समझेंगे हम। बट सोक्रेटिस नेवर क्लेम्ड दैट ही न्यू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो कभी क्लेम नहीं करते थे कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानते हैं। वो क्लेम नहीं कर रहे ही न्यू एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं? सोक्रेटिस कह रहे हैं हम इसको खोज सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, डिस्कवर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सोक्रेटिस ये दावा नहीं कर रहे कि यूनिवर्सल ट्रूथ और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को मैं जानता हूँ, कि सत्य क्या है, वास्तव में सत्य क्या है, इसको मैं जानता हूँ। ये दावा नहीं कर रहे सोक्रेटिस। वो ये कह रहे हैं हम इसको खोज सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको खोज सकते हैं। हम देर आर एब्सोल्यूट ट्रूथ्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल विच कैन बी डिस्कवर्ड। एक प्लेटो का डायलॉग है मीनो, प्लेटो का एक डायलॉग है, प्लेटो का एक डायलॉग है, उस डायलॉग का नाम है मीनो। मीनो प्लेटो का एक ग्रंथ भी है। प्लेटो के डायलॉग में मीनो में क्या है? मीनो एक करेक्टर है। मीनो सोक्रेटिस से ये पूछता है कि हम उस सत्य को किस प्रकार जान सकते हैं, हम उस सत्य को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। मीनो ये प्रश्न कर रहे हैं किससे? सुकरात से। कैन नॉलेज अबाउट ट्रूथ बी लर्न और टॉट?
क्या ट्रुथ का जो ज्ञान है, जो ट्रुथ के बारे में जो नॉलेज है, क्या उसको हम सीख सकते हैं? क्या हमें कोई सिखा सकता है उसको? दो शब्द यूज में लेता हूँ, लर्नड और टोट। क्या उसको हम लर्न कर सकते हैं, टोट कर सकते हैं? कोई हमें पढ़ा सकता है, कोई सिखा सकता है? ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे जुड़े रहिए और आप कंप्लीट इस वीडियो को पूर्ण करें ताकि आपके कंप्लीट ये समझ में आए। क्या हम इसको सीख सकते हैं? ये मीनो प्रश्न कर रहा है सुकरात से। सुकरात से मीनो ये प्रश्न कर रहा। सुकरात कह रहे हैं सोक्रेटिस सेज नो, सुकरात मना कर देते हैं। सोक्रेटिस सेज नो। ये थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि मीनो जो है वो सुकरात से प्रश्न पूछ सकता है कि नॉलेज को हम डिस्कवर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई हमें पढ़ा सकता है, कोई बता। सुकरात कहते हैं नहीं। सुकरात कहते हैं नॉलेज हमारे भीतर होता है, नॉलेज हमारे भीतर होता है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और वो भी डायलॉग के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा, डिबेट के द्वारा। और वास्तव में ही आज का सत्य भी ये है। आप देखो, आप ध्यान से, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, इन सभी की सृजनात्मक क्षमता जो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। बड़े बड़े लोग नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। जितने भी जो विद्यार्थी हैं आजकल, जो मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो टीवी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो मीडिया के कवर में आ गए, मीडिया भी क्या दिमाग को कैप्चर कर लेती है, इनकी सभी की सृजनात्मक क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नॉलेज हम सभी के भीतर है, कोई बाहर निकालने की कोशिश कर ही नहीं रहा इसको। तो सुकरात बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले कह गया चर्चा। आज आप चर्चा देखो, चर्चा से हम क्या क्या नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, चर्चा करते हैं, हम अच्छी बातें निकाल के लेके आते हैं। हमारा दृष्टिकोण साइंटिफिक होना चाहिए। वो डिबेट और डिस्कशन से होगा। और डिबेट और डिस्कशन की बात कौन कर रहे हैं? सुकरात। जो वर्तमान में एबरमास जैसे विचार कर रहे हैं, एबरमास को भी हम, एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं एबरमास, मार्क्सिस्ट थिंकर है, न्यू मार्क्सिस्ट, उनको भी हम एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, उनकी भी। सोक्रेटिस कह रहे हैं सेज नो, नॉलेज को हम डिस्कवर कर सकते हैं, नॉलेज हमें कोई सिखा नहीं सकता, नॉलेज हमें कोई बता नहीं सकता, नॉलेज हमें कोई पढ़ा नहीं सकता। नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ हम डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, कन्वर्सेशन, इन सभी के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। सुकरात कह रहे हैं मीनो को कह रहे हैं नॉलेज इज विद इन अस एंड इट कैन बी ड्राउन आउट। नॉलेज इज विद इन अस, नॉलेज नॉलेज कहाँ है? नॉलेज इज विद इन अस, इट कैन बी ड्रॉन आउट, इट कैन बी ड्रॉन आउट। ये मीनो से सुकरात करें, कितनी बड़ी बात है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज इज विद इन अस, इट कैन बी ड्रॉन आउट। नॉलेज हमारे भीतर ही है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर कैसे निकालेंगे? डायलॉग और कन्वर्सेशन के द्वारा। एक विधि है, उस विधि की हम चर्चा करेंगे। नॉलेज मीन्स कंसेप्चुअल नॉलेज, नॉट एम्पिरिकल नॉलेज। हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं पहले। सुकरात के क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं नॉलेज मीन्स कंसेप्चुअल नॉलेज, नॉलेज मीन्स कंसेप्चुअल, नॉट एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज। कहने का मतलब है कि यहाँ सुकरात क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का मतलब ये है कि एम्पिरिकल नॉलेज नहीं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है। एम्पिरिकल मतलब उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को हम अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं, एविडेंस, फैक्ट के आधार पर जिस नॉलेज को हम अचीव करते हैं, जिस नॉलेज को हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं,
और जिस नॉलेज को हम प्रयोगों के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं उस नॉलेज को कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज, अर्थात अनुभव मूलक ज्ञान, जिसको हम अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन सुकरात यहाँ क्या करें, सुकरात का मतलब यहाँ है क्या, नॉलेज का मतलब एम्पिरिकल नॉलेज नहीं है, एम्पिरिकल नॉलेज नहीं है, नॉलेज का मतलब है कंसेप्चुअल नॉलेज होना। कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, कंसेप्ट हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। कंसेप्ट एक आइडिया है, कंसेप्ट एक आइडिया है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। कंसेप्ट एक क्या है, आइडिया है, विचार है। और उदाहरण एक विचार है जो हमारे दिमाग में अस्तित्व है, उसका मतलब कंसेप्ट एक आइडिया है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है जैसे हम देखते हैं कि कार एक ऑब्जेक्ट है, कार, लेकिन कार का आइडिया हमारे दिमाग में है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है, चेयर का आइडिया हमारे दिमाग में है। पूरी दुनिया की चेयर को आप नष्ट भी कर दोगे तो चेयर का आइडिया हमारे दिमाग में रहेगा। उसको हम कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहती है जिसको हम बाहर भौतिक वर्ल्ड में भी निकाल सकते हैं, जब उसका प्रयोग करके उसको हम देख सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। जिस प्रकार चेयर का एक आइडिया है, कार का एक आइडिया है, वो हमारे माइंड में, दुनिया की कारें खत्म कर दो आप, लेकिन माइंड में हमारे कार का जो आइडिया है वो कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की बात कौन कर रहे हैं, इस कंसेप्चुअल नॉलेज को हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा सुकरात कह रहे हैं। सुकरात की जो मेथड है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो सुकरात की मेथड क्या है, द मेथड इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड और डायलेक्टिक्स। अब हम चर्चा करेंगे सोक्रेटिक मेथड, इसी को हम कहते हैं डायलेक्टिक मेथड, डायलेक्टिक मेथड। सुकरात विधि, सुकरात विधि या संवाद विधि, इसी को कहते हैं हम संवाद विधि। ये विधि, इसको समझेंगे हम, ये विधि क्या है। ये डिबेट, कन्वर्सेशन और डायलॉग पर आधारित है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन और डायलॉग पर ये आधारित विधि है। कन्वर्सेशन और डायलॉग पर आधारित विधि है। इसको अभी हम समझेंगे, नोट कर लो आप, क्या है ये विधि। एनी नॉलेज और ट्रूथ, मतलब किसी भी नॉलेज और ट्रूथ पर पहुंचने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। वी नीड कन्वर्सेशन एंड डायलॉग। इसमें क्या होता है, वी स्टार्ट विद एन इनिशियल आर्गूमेंट। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम इनिशियल आर्गूमेंट से इसकी शुरुआत करते हैं, कोई एक तर्क से इसकी शुरुआत करते हैं। सुकरात क्या करते हैं, सुकरात किसी भी विचार के बारे में जानने को तो वो एक शुरू में तर्क देते हैं, उस तर्क में कुछ विरोधाभास होते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं, उन विरोधाभासों को ख़त्म करके एक थोड़ी सी बेस्ट स्टेज पे पहुंचते हैं। और जब तक ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे के सारे विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन ख़त्म नहीं हो जाए और हम एक ट्रूथ और नॉलेज पर नहीं पहुँच जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको समझना अपने को। इनिशियल आर्ग्यूमेंट, इस इनिशियल आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होता है कि सम कॉन्ट्राडिक्शन इसमें रहते हैं। सम कॉन्ट्राडिक्शन अमर्स फॉर द इनिशियल आर्ग्यूमेंट, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन इसके भीतर आ जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन इस आर्ग्यूमेंट के भीतर, उस कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या करते हैं, फिर इसी आर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं और उस कॉन्ट्राडिक्शन को ख़त्म कर देते हैं। फिर ये प्रोसेस कब तक चलती है, ये प्रोसेस चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है जब तक सारे के सारे कॉन्ट्राडिक्शन ख़त्म नहीं हो जाएं, सभी कॉन्ट्राडिक्शन एबोलिश नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन ख़त्म होने की प्रोसेस चल रही है। कन्वर्सेशन और डायलॉग विधि है, प्रश्न उत्तर विधि भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है कि वी स्टार्ट विद एन इनिशियल आर्गूमेंट, सम कॉन्ट्राडिक्शन अमर्ज फॉर द इनिशियल आर्गूमेंट, वी मॉडिफाई द इनिशियल आर्गूमेंट, द प्रोसेस कंटिन्यूस until no contradiction is left, finally we arrive at the truth or knowledge। हम फाइनली, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हम ट्रूथ और नॉलेज पर पहुंचे नहीं जाते। ट्रूथ और नॉलेज।
वास्तव में सत्य क्या है, और इस विधि का नाम है डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक मेथड, इस विधि का नाम है डायलेक्टिक मेथड। क्या नाम है? डायलेक्टिक मेथड। इनिशियल आर्ग्यूमेंट से शुरुआत की जाती है सुकरात के द्वारा, फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन उसमें होते हैं, उन कॉन्ट्राडिक्शन को मॉडिफाई आर्ग्यूमेंट के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक सारे के सारे कॉन्ट्राडिक्शन खत्म नहीं हो जाएं, और धीरे धीरे हम ट्रूथ और नॉलेज पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का नाम है डायलेक्टिकल मेथड विधि। कहने का मतलब है कि हम ज्ञान, सत्य को डिस्कवर कर सकते हैं संवाद विधि के द्वारा, डायलेक्टिक मेथड के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ये सुकरात बताते हैं, किसको? मीनू को, कि इस प्रकार हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुकरात क्या करते हैं? सुकरात एक एथेंस में एक मार्केट है अगोरा, वहाँ चले जाते हैं वो, और वहाँ पर जाकर के वो क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। सुकरात क्या करते हैं आगे देखो, इसको नोट कर लिया आपने। सुकरात क्या करते हैं? अगोरा, ये क्या है अभी देखो, मैं बता देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट। सुकरात एथेंस के अगोरा मार्केट में जाते हैं, और वहाँ पर जाके जो भी नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको नॉलेज है, उनके साथ डिस्कस करते हैं, और ट्रूथ की खोज में वो लगे रहते हैं, ज्ञान की खोज में वो लगे रहते हैं। अगोरा में जाते हैं, अगोरा में जाकर के वो चैलेंज कर देते हैं, किसको? चैलेंज कर देते हैं नॉलेजेबल पर्सन, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं उन सभी को चैलेंज कर देते हैं। अगोरा के मार्केट में जाते हैं, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं उनको वो चैलेंज कर देते हैं, उन सभी से वो डिस्कस करते हैं वहाँ पर सुकरात, उस अगोरा के मार्केट में, और सभी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं वो, और सभी को उनको हरा भी देते हैं। वो सुकरात को बहुत नॉलेज था, वो प्रश्न उत्तर में बहुत ही शानदार, मतलब कि संवाद विधि के द्वारा अगले को हरा देते थे। Socrates kept asking questions with fellow Athenians, especially with the who claimed to be knowledgeable. The defeated party felt public shame and humiliated. कहने का मतलब ये है कि सुकरात अगोरा मार्केट में जाते हैं, और जितने भी नॉलेजेबल पर्सन है, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, जो ये क्लेम करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन सभी को बुलाते हैं। तो वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं हो, इंसल्ट महसूस नहीं हो, वो सभी मार्केट में सुकरात के साथ डायलॉग करते हैं, बहस करते हैं। सुकरात उनको क्या कर देते हैं? हरा देते हैं, डिफीटेड। ये सभी जो नॉलेजेबल पर्सन है, ये सुकरात से क्या है कि ईर्ष्या करने लग जाते हैं, धीरे धीरे इनकी बड़ी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, इनकी इंसल्ट होती है। क्या होती है? इंसल्ट। और ये सुकरात से बदला लेने की फिराक में रहते हैं। फिर ये सोचते हैं कि सुकरात से, ये सुकरात के दुश्मन बन जाते हैं, सुकरात को सहन नहीं करते। फिर सुकरात के बारे में शिकायत कर देते हैं लोकतंत्र के शासकों को, जो एथेंस के जो शासक हैं। और फिर जूरी बैठती है, जूरी, एथेंस की एक जूरी, 5 लोगों की जूरी बैठती है। एथेंस की एक जूरी, फिर सुकरात से ये पूछा जाता है, सुकरात से ये पूछा जाता है कि आप इतने क्वेश्चन क्यों करते हो, इतने प्रश्न क्यों करते हो, लोगों को क्यों परेशान करते हो? सुकरात कहते हैं कि मैं नॉलेज की खोज कर रहा हूँ, मैं ट्रूथ की खोज कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की खोज कर रहा हूँ। और सुकरात उनको कहते हैं कि एक बार क्या है कि ओरेकल ऑफ डेल्फी, डेल्फी एक मंदिर है, अपोलो, अपोलो एक मंदिर है, यूनान में जो मंदिर है उनको अपोलो और डेल्फी कहा जाता है। डेल्फी में एक मंदिर में एक भविष्यवाणी हुई कि सबसे विद्वान व्यक्ति यूनान में कौन है, वाइजेस्ट मैन ऑफ द ग्रीस कौन है, यूनान का सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है? वो सुकरात है, वाइजेस्ट पर्सन। तो सुकरात ये कहते हैं कि मैं इसी खोज में निकला हूँ कि जो ओरेकल ऑफ डेल्फी है उसने ये भविष्यवाणी की है, इसको मैं गलत साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या है कि नॉलेजेबल लोगों के टच में आ रहा हूँ, उनसे मैं बहस करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, और मैं एक ट्रुथ की खोज में हूँ, मैं एक सत्य की खोज में हूँ, और मैं एक ट्रुथ और जस्टिस की खोज में हूँ। तो ये जूरी बैठती है, जूरी क्या है कि सुकरात को 2 ऑप्शंस देती है, 2। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। सोक्रेटिस बिकेम
टॉलरेबल फॉर दीज पीपल, मतलब सोक्रेटिस इन सभी पीपल्स के द्वारा ऐसे नहीं हो जाते हैं। और एक एक चार्ज सुकरात के ऊपर आता है, सुकरात के ऊपर चार्ज आता है। सुकरात को दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन स्टॉप फिलोसफी, स्टॉप फिलोसफी। दूसरा ऑप्शन करप्टिंग द यूथ, करप्टिंग द यूथ। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये जितना भी जो ये जो ट्रायल हुआ है, ये मुकदमा चला सुकरात के ऊपर, ये सारा का सारा ट्रायल प्लेटो के द्वारा अपने एक वर्क एपोलॉजी में कवर किया गया। सुकरात के ऊपर दो आरोप लगाए जाते हैं, या तो वो फिलोसफी छोड़ दें, जो जूरी बैठती है एथेंस की डेमोक्रेसी में 500 लोगों की जो जूरी बैठती है वो सुकरात पर दो आरोप लगाती है, या तो आप फिलोसफी छोड़ दो, स्टॉप कर दो फिलोसफी को, या फिर ये गलत लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, या मृत्यु को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। ये बहुत बड़ी बात है सुकरात के लिए। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि सुकरात को जिस व्यक्ति ने जहर दिया था, वो व्यक्ति ये भी कहता है सुकरात को कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा विद्वान व्यक्ति जीवित रहे, आप भाग सकते हो यहाँ से, लेकिन सुकरात ने उसको मना कर दिया कि जैसा मतलब कि एथेंस का कानून कहेगा उसका मैं पालन करूँगा। ये बातें भी कही जाती है। तो सुकरात को जूरी के द्वारा दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, स्टॉप फिलोसफी, फिलोसफाइजिंग। कहने का मतलब है कि आप ये क्वेश्चन आंसर की जो ये विधि है आपकी, इसको छोड़ दो, आप ट्रूथ का जो आप सर्च कर रहे हो छोड़ दो। और दूसरा जो ऑप्शन दिया जाता है, ये आप एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। कहने का मतलब है कि आप मृत्यु को स्वीकार कर लो। तो सुकरात क्या कहते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही शानदार ये बात आपको समझनी है। आपको सुकरात यहाँ क्या कहते हैं, सुकरात ये कहते हैं कि मैं फिलोसफी नहीं छोड़ सकता, मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि फिलोसफी छोड़ने का मतलब है ट्रूथ को छोड़ना, नॉलेज की सर्च को छोड़ना, ज्ञान की खोज को छोड़ना, और ज्ञान की खोज को छोड़ने का मतलब है मृत्यु। इसलिए मैं फिलोसफी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। सुकरात ये कहते हुए एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जहर का प्याला पी जाते हैं और मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। सुकरात कहते हैं कि मैं नॉलेज की खोज को नहीं छोड़ सकता, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। अर्थात मैं उस जीवन को कभी भी नहीं जी सकता जिसको मैंने जांचा नहीं है, जिसको मैंने परखा नहीं है। अर्थात मैं उसी जीवन को जीऊँगा जिसको मैंने जांचा है, जिसको मैंने परखा है। फिलोसफी छोड़ने का मतलब है ट्रूथ की खोज को छोड़ देना, ज्ञान की खोज को छोड़ देना, अर्थात एक अनएग्जामिन्ड लाइफ को जीना, अर्थात एक अपरिचित जीवन को जीना। फिलोसफी छोड़ने का मतलब है अपरिचित जीवन को जीना, बिना जांचा परखा जीवन जीना, और बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये कहते हुए सुकरात हेमलॉक यानी जहर का प्याला पी जाते हैं। सोक्रेटिस के द्वारा ये कथन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी बहुत रिलेवेंट है, आज भी बहुत प्रासंगिक है। वास्तव में बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो उनके ऊपर से थोपी गई है। वो किसी भी अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार के बंधन हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं और वो अपनी लाइफ जीते रहते हैं। सुकरात ने आज से 2500 साल पहले एक कोटेशन दिया था जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये वीडियो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, जीवन को इफेक्ट करेगा। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आप मेरे रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रबलन मिले, मैं उत्साहित हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इस प्रकार से
कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले वीडियो लेकर के आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।